गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो अभी तक हम लोग रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट तक पढ़ चुके हैं टॉपिक। अभी हम लोग को और आगे आएगा 10, 11, 12, 13, 14 बहुत सारा इसमें टॉपिक आएगा। बेसिकली अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में। तो देखिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता क्या है उसके बारे में पहले समझने का कोशिश करते हैं, फिर उसको डिटेल करेंगे। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट ऐसा कंक्रीट होता है कि जिसमें प्री माने क्या होता है पहले, और स्ट्रेस माने क्या होता है फोर्स देना, स्ट्रेस लगा देना। तो जब पहले से ही हम लोग स्ट्रेस उसमें प्रोवाइड कर देते हैं उसी को हम लोग क्या कह देते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट कर देते हैं। जैसे क्या होता है कि आपका साइट है, तो साइट पे आपका काम चल रहा है। अब वहाँ पे क्या होता है कि पहले से ही कंक्रीट आपका स्ट्रेस करके आता है और आपका डायरेक्ट क्या होता है वहाँ पे सेट हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं फ्री स्ट्रेस कंक्रीट कह देते हैं। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में क्या होता था कि कंक्रीटिंग के समय हम लोग रेनफोर्समेंट डालते थे, उसको रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहते थे। लेकिन प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है कि जब आपका साइट से पहले ही हम लोग उसको स्ट्रेस प्रोवाइड कर दिए तो उस चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट कह देते हैं। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे 8वां टॉपिक प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। चलिए अब इसमें समझने का अब हम लोग आगे कोशिश करते हैं। देखिए इट इज ए हाई strength concrete with high strength tensile wires embedded embedded and tensioned prior to application of external loads. By this concrete can be pre-stressed यानी प्री compressed to such a degree that after the structure is
loaded. There is a practically no resultant tension developed. Basically, it is a method for overcoming concrete natural weakness in tension. चलिए तो देखिए, प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है कि यह आपका एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है। इसमें आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है विद हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल वायर embedded and tensioned prior to application of external load। तो कहने का मतलब है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट ऐसा कंक्रीट होता है कि जिसमें आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। पहला चीज़ तो ये हो गया। साथ साथ इसमें क्या होता है कि आपका टेंसाइल वायर एम्बेडेड होता है, मतलब आपका वायर टेंसाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग वायर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते थे, तो यही टेंसाइल वायर जो होता है इसमें आपका डाला हुआ होता है। और साथ साथ क्या होता है कि आपका टेंशन होता है, पहले से ही इसमें टेंशन प्रोवाइड होता है एक्सटर्नल लोड देने से पहले ही। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट बहुत हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है, या आपका क्या होता है इसमें टेंसाइल वायर एम्बेडेड होता है, और साथ साथ आपका क्या होता है टेंशन प्रोवाइड करता है कब, आपका एक्सटर्नल लोड लगने से पहले। चलिए आगे देखते हैं कि बाय दिस कंक्रीट कैन बी प्री स्ट्रेस। तो प्री स्ट्रेस को हम लोग और क्या कर सकते हैं, प्री कंप्रेस्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि प्री स्ट्रेस को एक और नाम हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्री कंप्रेस्ड कर देते हैं। टू सच ए डिग्री दैट आफ्टर द स्ट्रक्चर इज लोडेड देयर इज ए प्रैक्टिकली नो रिजल्टेंट टेंशन डेवलप्ड। तो बात समझ में आ गया कि इस कंक्रीट के अलावा जब हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट हो जाता है, तो जब आज स्ट्रक्चर पे आपका लोड लगता है तो उसके बाद आपका टेंशन डेवलप नहीं होता है। क्यों डेवलप नहीं होता है टेंशन, क्योंकि टेंशन आपका क्या हो रहा है, पहले ही डेवलप हो गया है। अब आपका टेंशन डेवलप नहीं होता है। बेसिकली इट इज़ ए मेथड फॉर ओवरकमिंग कॉन्क्रीट नेचुरल वीकनेस इन टेंशन। तो कहने का मतलब है कि यह मेथड में क्या होता है कि जो आपका कंक्रीट जो होता है आपका टेंशन में वीक होता है, इस मेथड के माध्यम से आपका कंक्रीट क्या हो जाता है, टेंशन में स्ट्रांग हो जाता है। तब बस प्री स्ट्रेस कंक्रीट कहने का मतलब यही होता है कि आपका जो स्ट्रेस दिया जा रहा है, वो आपका जो टेंशनिंग किया जा रहा है, वो आपको साइड पे लाने से पहले ही कर दिया जा रहा है। तो इसी का मतलब होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। अब हम लोग आगे का टॉपिक जो है आपका 9वां टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे, और 9वां टॉपिक आपका क्या है, यूज ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एक आपका बेसिकली चैप्टर ही हम लोग को पढ़ना है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। इसमें कौन कौन सा मेथड यूज होता है, क्या क्या होता है, सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। अभी फिलहाल हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट ऐसा कंक्रीट होता है कि जिसमें जो टेंशन होता है वो आपको पहले ही हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं एक्सटर्नल लोड लगने से पहले ही।
अब जब एक्सटर्नल लोड लगता है तो उसके बाद उसमें अपना टेंशन डेवलप नहीं होता है। तो यही कंक्रीट को हम लोग क्या कह देते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट कह देते हैं। अब हम लोग यूज करेंगे यूज ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट। अब जो रेनफोर्स कंक्रीट होता है, रेनफोर्स कंक्रीट क्या होता है वो भी हम लोग समझ चुके हैं रेनफोर्स कंक्रीट होता क्या है। लेकिन यह जो रेनफोर्स कंक्रीट होता है इसको हम लोग यूज कहाँ करेंगे या इसको हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे, वही चीज़ को अब हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग नवा पॉइंट समझने का कोशिश करते हैं। ओके, नवा पॉइंट यूज ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट। अब रेनफोर्स कंक्रीट का यूज कहाँ करते हैं उसी को समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला हो जाएगा ये बिल्डिंग में यूज हो सकता है, ये आपका फ्लाईओवर में यूज हो सकता है, ये अपना मन से भी आप कर सकते हैं कहाँ कहाँ आप रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट का यूज देखते हैं। अब एक आपका वाटर टैंक हो गया, एक आपका रोड एंड रेल ब्रिजेज हो गया, फिर आपका हो गया चिमनी एंड टावर हो गया। बेसिकली ये सब चीज़ में आपका यूज होता है। चिमनी एंड टावर हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं ये आपका रिटेनिंग वाल होता है, रिटेनिंग वाल में यूज करते हैं। फिर हम लोग बैंकर्स एंड सिलोज में यूज करते हैं, बैंकर्स एंड सिलोज में यूज करते हैं। तो यहाँ यहाँ आपका रेनफोर्स कंक्रीट यूज होता है। अब देखिए, अब एक लाइम कंक्रीट होता है, तो लाइम कंक्रीट क्या होता है उसको भी समझने का कोशिश करेंगे। तो कह रहा है कि लाइम कंक्रीट इज नेवर reinforced with steel because in the presence of water lime react with steel reinforcement। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब लाइम कंक्रीट क्या होता है उसको पहले समझते जाएं। तो देखिए, लाइम कंक्रीट वैसा कंक्रीट होता है जिसमें आपका एग्रीगेट का परसेंटेज ज़्यादा होता है। उस कंक्रीट को हम लोग क्या कह देते हैं, लाइम कंक्रीट कह देते हैं। और बेसिकली ये जो लाइम कंक्रीट होता है आपका फाउंडेशन वगैरह इस समय यूज होता है। और ये जो आपका होता है जैसे M5, M7.5, M10, ये सब आपका क्या आ जाता है, लाइम कंक्रीट वगैरह इस समय आ जाता है। तो जो लाइम कंक्रीट होता है उसमें अब हम लोग क्या करते हैं कि रेनफोर्स कभी भी नहीं देते हैं। यानी जो को आपका टेंशन बढ़ाने के लिए हम लोग रेनफोर्स प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन लाइम कंक्रीट एक ऐसा कंक्रीट है कि उसमें हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्यों प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आपका उसमें क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। पहला चीज़ समझना है कि हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं लाइम कंक्रीट में। लेकिन अगर लाइम कंक्रीट में हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं उसके बारे में समझने का कोशिश करना है। तो जब लाइम कंक्रीट में आपको रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इसलिए ये नहीं करते हैं क्योंकि लाइम कंक्रीट में आपका क्या रहेगा, वाटर रहेगा। जाहिर सी बात है कि जब कंक्रीट बनेगा तो उसमें वाटर रहेगा। और जब लाइम कंक्रीट में जो वाटर रहता है उसमें आपका जो लाइम रहता है वो आपका स्टील रेनफोर्समेंट के साथ क्या होता है, रिएक्ट करने लगता है।
तो जो लाइम होता है स्टील रेनफोर्समेंट के साथ रिएक्ट करने लगेगा। तो जब लाइम आपका स्टील रेनफोर्समेंट के साथ रिएक्ट करने लगता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि लाइम कंक्रीट में हम लोग रेनफोर्समेंट कभी भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, तो लाइम कंक्रीट, जैसे आपका लाइम कंक्रीट बनता है तो उसमें आपका लाइम प्रेजेंट रहता है, और लाइम रहने के कारण आपका स्टील रेनफोर्समेंट के साथ वह क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए हम लोग लाइम कंक्रीट को यूज नहीं करते हैं। अब हम लोग का आगे का जो टॉपिक है वो आपका है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आरसीसी। तो अब आरसीसी का क्या हमको फ़ायदा हो रहा है और क्या हमको नुकसान होता है, उसके बारे में अब हम लोग को जानना है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि रेनफोर्स कंक्रीट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद हम लोग समझ गए कि लाइम कंक्रीट जो होता है उसमें हम लोग स्टील रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड नहीं करते हैं। इस चीज़ भी हम लोग वाली बातें समझ चुके हैं। अब हम लोग को समझना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आरसीसी। तो आरसीसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, तो आरसीसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग एडवांटेज समझते हैं। तो एडवांटेज में भी पहला चीज़ अब क्या होगा, मेरा स्ट्रेंथ के बारे में अब जानते हैं कि इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, समझिए। चलिए, तो लिखेंगे कि आरसीसी इज वेरी गुड strength in tension as well as compression। तो जो आपका आरसीसी होता है वो आपका टेंशन में भी स्ट्रांग होता है और कंप्रेशन में भी स्ट्रांग होता है। ये हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि आरसीसी आपका टेंशन और कंप्रेशन में दोनों स्ट्रांग होता है। लेकिन जो आपका पीसीसी होता है वो आपका सिर्फ किस में स्ट्रांग होता है, कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। अब दूसरा एडवांटेज इसका देखते हैं, ड्यूरेबिलिटी। तो दूसरा एडवांटेज ड्यूरेबिलिटी देखते हैं। चलिए, तो इसमें कह रहा है कि आरसीसी स्ट्रक्चर are durable if designed and laid properly. They can last up to 100 years। तो बात समझ में आ गया। ड्यूरेबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है कि जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है आपका क्या होता है, ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल हम समझते हैं कि जो आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन को जो आपका झेल सकता है उस चीज़ को ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। तो जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है वह आपका क्या हो जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है जब उसको बढ़िया से डिज़ाइन किया होगा। जब उसको बढ़िया से डिज़ाइन करेंगे आरसीसी स्ट्रक्चर को तो वह आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाएगा। अब जो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर का मैक्सिमम एज माने 100 ईयर तक आपका चलता है, तो 100 ईयर तक आपका इसका स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी रहता है आरसीसी स्ट्रक्चर का। तो पहला हम लोग एडवांटेज स्ट्रेंथ समझ गए, दूसरा ड्यूरेबिलिटी समझ गए। अब हम लोग तीसरा आते हैं। अब तीसरा इसका है मोल्डेबिलिटी।
चलिए, तो अब मोल्डेबिलिटी के बारे में समझते हैं। तो मोल्डेबिलिटी क्या होता है कि अगर कंक्रीट को हम लोग जिस शेप में डालेंगे, कंक्रीट आपका उसी शेप का बन जाता है, तो उसी को मोल्डेबिलिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कंक्रीट का शेप है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग जिस में डालेंगे यही शेप में बन जाएगा। अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसमें अगर हम लोग कंक्रीट को डालेंगे तो यही शेप बन जाएगा। तो यही चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, मोल्डेबिलिटी कह देते हैं। तो लिखते हैं कि आरसीसी section can be given any shape easily by properly designed framework. Thus it is more suitable for architectural रिक्वायरमेंट। तो देखिए, मोलेबिलिटी क्या होता है कि आपका आरसीसी स्ट्रक्चर को कोई भी शेप में आसानी से हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, मोलेबिलिटी कह देते हैं। तो तीसरा एडवांटेज आपका मोलेबिलिटी हो गया। पहला एडवांटेज आपका स्ट्रेंथ हो गया, दूसरा आपका ड्यूरेबिलिटी हो गया, तीसरा मोलेबिलिटी हो गया। अब चौथा एडवांटेज समझने का कोशिश करते हैं। तो चौथा आपका होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, तो कंक्रीट स्ट्रक्चर डक्टाइल भी होता है क्योंकि उसमें आपका स्टील रेनफोर्समेंट डाला जाता है। तो आरसीसी आपका डक्टाइल भी है। तो लिखेंगे कि द स्टील रेनफोर्समेंट imparts ductility to the आरसीसी स्ट्रक्चर। चलिए, तो हम लोग को डक्टिलिटी के बारे में भी समझ में आ गया कि आपका डक्टाइल होता है कंक्रीट, क्यों? क्योंकि उसमें आपका स्टील रहता है। अब हम लोग पांचवा पॉइंट देखते हैं, और पांचवा पॉइंट आपका क्या है, इकोनॉमी। इकोनॉमी, तो इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो कह रहा है इकोनॉमी माने क्या होता है, पैसा वगैरह से रिलेटेड। तो आरसीसी इज चीपर एच compared to steel, and pre-stressed concrete. There is an overall economy by using RCC
because its maintenance cost इज लो। तो समझ में आ गया कि आरसीसी स्ट्रक्चर जो होता है आपका चीपर भी होता है स्टील और प्री स्ट्रेस कंक्रीट के मुकाबले। स्टील और प्री स्ट्रेस कंक्रीट के मुकाबले आपका यह इकोनॉमिक भी होता है। क्यों? क्योंकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट आपका क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज का, और नेक्स्ट एडवांटेज आपका क्या हो जाएगा, छठा पॉइंट हम लोग देंगे, और नेक्स्ट एडवांटेज आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, चलिए इसमें अब देखते हैं। तो जैसे आपको कंक्रीट का जो रॉ मटेरियल है आपका, उसको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होता है, वही चीज़ हो गया। तो द रॉ मटेरियल लिखेंगे, द रॉ मटेरियल which are required for RCC, that is cement, sand, aggregate, water and steel are easily available and can be transported easily। तो जो आपका कंक्रीट बनने का जो रॉ मटेरियल है, जो आरसीसी बनने का, वो आपका क्या होता है, सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है, वाटर होता है, स्टील होता है। वह आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, आसानी से बन जाता है, मिल जाता है, और उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट भी आसानी से कर लेते हैं। तो ये आपका एडवांटेज था ट्रांसपोर्टेशन। आजकल क्या हो रहा है कि आपको अब उसका रॉ मटेरियल लेने का ज़रूरी नहीं है, अब आपका रेडी मिक्स कंक्रीट पहले से ही बन के आ रहा है। साइट पे ही आपको बोल देना है कि हमको इतना 1 मीटर क्यूब का कंक्रीट चाहिए या 2 मीटर क्यूब का कंक्रीट चाहिए, वो आपको ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। एक तरह का आपका रेडी मिक्स कंक्रीट होता है, उसमें आपका टिल्टिंग मशीन वगैरह ये सब होता है, जो आपका रोटेट करते रहता है। जो ड्रम होता है, जो आपका ट्रक का जो ड्रम होता है, वो रोटेट करते रहता है। तो उसी में आपका क्या हो जाता है कि रेडी मिक्स कंक्रीट के तहत आपको आसानी से मिल जाता है। तो रॉ मटेरियल खरीदने का ज़रूरी नहीं पड़ता है। आप बेसिंग प्लांट में जाइए और आराम से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कंक्रीट ही खरीद सकते हैं। तो ये आपका इकोनॉमी भी हो गया, अब आपका ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं फायर रेसिस्टेंस। अगला जो एडवांटेज है वो आपका है फायर रेसिस्टेंस। सातवां प्रॉपर्टी आपका क्या हो जाएगा, एडवांटेज फायर रेसिस्टेंस। फायर रेसिस्टेंस क्या होता है कि जो आपको फायर को रोकता है, उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, फायर रेसिस्टेंस। कोई मटेरियल वैसा मटेरियल होता है कि जो इसमें आपको आग लगाने पे तुरंत उसमें आग लग जाता है, तो वैसा मटेरियल को फायर रेसिस्टेंस मटेरियल नहीं कहेंगे। लेकिन वैसा मटेरियल जिसमें हम लोग आग लगाने के बाद वो झेल सकता है, उस मटेरियल को हम लोग क्या कर देते हैं, फायर रेसिस्टेंस कह देते हैं। तो चलिए अब इसमें हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि आरसीसी स्ट्रक्चर आर
fire resistance than other commonly used construction material like स्टील एंड वुड। तो आपका जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका फायर रेसिस्टेंस माने फायर को झेलने का जो कैपेसिटी है वह आपका ज़्यादा है अदर कॉमनली यूज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे आपका स्टील हो गया, वुड हो गया। तो ये सब के मुकाबले आपका कंक्रीट यानी आरसीसी जो है उसमें फायर रेसिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब 8वां इसका एडवांटेज देखते हैं, परमीबिलिटी। परमिएबिलिटी, देखिए परमिएबिलिटी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है और इसमें अगर कोई वॉइड्स रह गया तो इसमें पानी फ्लो करता है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी कहते हैं। कि जब हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो इसमें परमिएबिलिटी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है कि परमिएबिलिटी होता है क्या है, उसमें कौन कौन सा मेथड है, क्या है, उसमें हमको पूरा डिटेल से पढ़ना। बस बेसिकली अभी यही समझिए कि जो वॉइड्स होता है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में जो वॉइड्स होता है उसके द्वारा जो पानी पासेस होता है उसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, परमिएबिलिटी कह देते हैं। लेकिन आरसीसी स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें आपका वॉइड्स लगभग न के बराबर होता है, इसलिए आपका क्या होता है कि उसमें जो आपका वॉइड्स के थ्रू आपका पानी इधर इस पार से उस पार चला जाए उसको हम लोग परमिएबिलिटी कहते हैं। लेकिन इसमें आपका क्या होता है कि आपका पानी पास नहीं हो पाता है, तो इसलिए आपका जो जो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर होता है वो आपका क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है। तो लिखेंगे आरसीसी इज मोस्ट impermeable टू मॉइस्चर। समझ में आ गया। चलिए अब एक कहता है नया पॉइंट है, वो आपका क्या है, सिस्मिक रेसिस्टेंस। तो सिस्मिक रेसिस्टेंस क्या होता है उसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे आपका अर्थक्वेक वगैरह इस सबसे जो बचाता है उस चीज़ को जो हम लोग सिस्मिक रेसिस्टेंस कहते हैं, तो वही चीज़ आपका आरसीसी हमको अर्थक्वेक से बचाता है। तो वही कह रहा है कि properly designed RCC structure are extremely resistant to अर्थक्वेक। तो बात समझ में आ गया। सिस्मिक रेसिस्टेंस करने का मतलब वही है कि आपको क्या करता है, अर्थक्वेक से बचाता है। तो आरसीसी जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका अर्थक्वेक से बचाता है। तो अब कुछ चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो अब हम लोग कंक्रीट का डिसएडवांटेज समझने का कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग कंक्रीट का क्या करेंगे, डिसएडवांटेज समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर कंक्रीट का डिसएडवांटेज क्या है। तो चलिए अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो इसमें कह रहा है पहला कि आरसीसी स्ट्रक्चर आर heavier than
structure of their material like steel, wood and ग्लास etc। तो जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है आपका, उसका जो रॉ मटेरियल होता है जैसे स्टील, वुड और ग्लास, ये सब चीज़ से क्या होता है आपका ज़्यादा हैवी होता है। तो ज़्यादा हैवी होने के कारण ड्यू टू दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आरसीसी इज नॉट इजी। तो इसके कारण आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है आरसीसी का वह इजी नहीं हो पाता है। अब हम लोग दूसरा इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। तो दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, कह रहा है कि आरसीसी नीड्स lot of formwork, centering and shuttering to be fixed, does require lot of site space and skilled। समझ गए। तो जो आरसीसी होता है उसमें आपका बहुत ज़्यादा सेंटरिंग और शटरिंग का ज़रूरी पड़ता है, तो जिसके लिए आपको स्किल्ड लेबर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो ये आपका डिसएडवांटेज हो गया इसका। चलिए अब तीसरा में हम लोग देखते हैं। तीसरा इसका डिसएडवांटेज यह है कि कंक्रीट टेक्स टाइम टू attain its full strength, thus RCC structure can't be used immediately after construction, unlike steel स्ट्रक्चर। तो देखिए आपका जो कंक्रीट होता है उसको स्ट्रेंथ लेने में आपको क्या लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि कंक्रीट आपको तुरंत तो आपको स्ट्रेंथ देगा ही नहीं, क्योंकि वह 28 दिन कम से कम अपना स्ट्रेंथ लेने में टाइम लेता है। तो आरसीसी स्ट्रक्चर आपको क्या करता है कि स्ट्रेंथ लेने में टाइम लेता है, लेकिन जो आपका स्टील स्ट्रक्चर होता है वो आपका स्ट्रेंथ लेने में टाइम नहीं लगता है। आपको अगर इमीडिएटली अगर बहुत जल्दी अगर यूज करना है, स्ट्रेंथ आपको पाना है, तो उस समय आप आरसीसी स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर सकते हैं। उस समय आपको स्टील स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ेगा, और जो कि आपका क्या होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। लेकिन आरसीसी स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाता है, इकोनॉमिकली हो जाता है। तो
कहने का मतलब यही है कि डिसएडवांटेज भी हम लोग को समझ में आ गया। तो पहला यही है कि वह आपका आरसीसी बहुत हैवी होता है, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होता है। दूसरा, आरसीसी में बहुत सारा सेंटरिंग और सेटरिंग करने के लिए फॉर्मों का रिक्वायरमेंट पड़ता है, साथ साथ स्किल लेबर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। और तीसरा आपका यह है कि आपको उसको कंक्रीट को स्ट्रेंथ लेने में टाइम ज़्यादा लगता है। इसी के कारण आपका क्या होता है कि अगर इमीडिएटली हमको स्ट्रेंथ मटेरियल यूज करना है तो हम लोग कंक्रीट को यूज नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं आरसीसी में, फिर उसमें जो कंक्रीट होता है और जो आपका स्टील होता है, तो कंक्रीट का पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। फिर सारा चीज़ हम लोग कंक्रीट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और उसके बाद आपको फिर रेनफोर्समेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा रेनफोर्समेंट हम लोग यूज करते हैं। तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से फिर पढ़ते हैं। ओके, बाय।